गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। व्याकरण अध्याय के बाद आज हम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में अनिवार्य हिंदी के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें पुस्तक का जो नाम दिया गया है आरोह भाग 2 पद्य खंड का है। उसके बाद दूसरा इसका जो पार्ट है आरोह भाग 2 गद्य खंड है, और उसकी जो सहायक दूसरी पुस्तक जो लागू की है वितान। तो आज हम इस कक्षा में हम उसी आरोह भाग 2 का जो पद्य खंड है उसका हम अध्ययन करेंगे। आरोह भाग 2 पद्य खंड के आधार पर जो यहाँ पर कवियों के द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं, उनके जीवन से संबंधित उनका व्यक्तित्व है, उनके साहित्य से संबंधित जो बातें हैं वो उनका साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आता है, और साथ ही उनके द्वारा जो रचित उपन्यास है, नाटक है या अन्य प्रकार का काव्य संग्रह है या कहानी संग्रह है, वो सब उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में अर्थात रचनाओं में आता है। तो यहाँ आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक पद्य खंड के उस प्रथम अध्याय का हम इस कक्षा में अध्ययन करने जा रहे हैं। पद्य खंड में जो यहाँ पर हमारे पास जो पाठ है वो फर्स्ट है आत्मपरिचय, और उसकी जो दूसरी रचना है वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हिंदी के महान साहित्यकार, रचनाकार, लेखक और हालावाद के ये बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका नाम है कवि हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य में कवि हरिवंश राय बच्चन ने एक अनूठी मिसाल कायम की है। एक अग्रणी कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है, पहली रचना है उनकी आत्मपरिचय, जो उनके मन में अंतः द्वंद्वता को व्यक्त करती है। वे स्वयं और सांसारिकता के बीच में स्वार्थपरता और निजत्व की भावना पर यहाँ पर आक्षेप करता है। तो दूसरा यहाँ दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो एक राहगीर को माध्यम बना करके उस जीवन की गतिशीलता के बारे में यहाँ पर व्यक्त भाव को ये व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम दोनों रचनाओं का सप्रसंग अध्ययन करने से पहले हम सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कवि हरिवंश राय बच्चन, इनका व्यक्तित्व कैसा था, ये किस वाद के कवि माने जाते हैं, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इनके माता पिता क्या थे, बचपन में इनकी जो अभिरुचियाँ थी वो कैसी थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कवि परिचय के अंतर्गत मानी जाती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कवि परिचय, कवि हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन को लेते हैं तो ये छायावाद के, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ये छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन है, ये छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में है, और इन्होंने अपनी रचनाओं में कवि मंच से, यहाँ पर ले सकते हैं हम कवि मंच, जहाँ पर अनेक प्रकार के कवियों के द्वारा अनेक प्रकार के कवि सम्मेलन या कह सकते हैं कि जीवंतता पर ये अपनी रचनाओं का मंथन करते हैं, वो कहलाता है कवि मंच। तो कवि मंच से इन्होंने अपनी रचनाओं से श्रोताओं, अब यहाँ पर देखिए कि श्रोताओं के रूप को अगर लेते हैं तो श्रोताओं का यहाँ पर रूप हो जाएगा सुनने वाले। तो श्रोताओं को मधुशाला का, अब यहाँ पर ले सकते हैं श्रोताओं को मधुशाला।
अब यहाँ पर मधुशाला को अगर लेते हैं तो कवि हरिवंश राय बच्चन की जो प्रमुख और प्रसिद्ध रचना है उसका नाम मधुशाला है, और कवि हरिवंश राय को मधुशाला रचना से ही इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ले सकते हैं कि मधुशाला का जो मधुर प्याला है, मधुशाला का मधुर प्याला। अब यहाँ पर जो मधुशाला उनकी काव्य रचना है, इसका मधुर प्याला पिलाने वाली, मधुर प्याला पिलाने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन, पिलाने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म, यहाँ पर अच्छी तरह बेटो हमें ध्यान रखना है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सबसे पहले हमें ये देखना है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन से ज़िले में हुआ, कौन से राज्य में हुआ, कौन से गांव में हुआ। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में, 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद जो यहाँ पर नाम है नगर का, इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़, इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से, प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव, एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए कि इसके जीवन काल को अगर हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर बेटा प्रमुख इसका एक कवि परिचय का यहाँ पर एक आधार बन जाता है, और यहाँ पर हम ले सकते हैं कि कवि हरिवंश राय का बच्चन या कवि हरिवंश राय का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था, पट्टी में हुआ था। इनके पिता का नाम अब हम ले सकते हैं, इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती था। अब यहाँ पर इसके माता और पिता के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो कवि हरिवंश राय बच्चन के जो पिता का नाम था वो था प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती, अर्थात हम कह सकते हैं कि सरस्वती देवी था। अब यहाँ पर देखिए इसके माता और पिता के नाम के बाद यहाँ पर इसका जो प्रमुख जो जीवन काल था वो कैसे बीता, इसके जीवन से संबंधित इसने ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, इसकी बाल्यावस्था में कवि हरिवंश राय बच्चन को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो सारा यहाँ पर कवि परिचय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनको बचपन में बच्चन कहा जाता था। अब यहाँ पर देखिए कि बच्चन कहा जाता था, अर्थात बच्चन शब्द का अगर अपन अर्थ लेते हैं अर्थात छोटा बच्चा, यानी कि एक छोटे बच्चे जो एक उपनाम से इसके माता पिता इसको पुकारा करते थे, और इसी बच्चन या छोटे बच्चे के नाम से ये धीरे धीरे मशहूर हो गए, और इसी बच्चन नाम से धीरे धीरे ये काव्य रचनाएं की ओर अग्रसर होने से पहले ये प्रसिद्ध हो गए, अर्थात फिर धीरे धीरे ये बच्चन नाम से
मशहूर हो गए, बच्चन नाम से मशहूर हो गए। अब यहाँ पर देखिए कि मशहूर हो जाने का मतलब ले सकते हैं हम प्रसिद्ध हो जाना। अब यहाँ पर ये इनका एक कवि परिचय हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन के जन्म काल को अगर लेकर देखते हैं तो मैं थोड़ा दोबारा इस पर थोड़ा फोकस करता हूँ कि कवि हरिवंश राय बच्चन हैं, ये छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, और साथ ही साथ कवि मंच से श्रोताओं को मधुशाला का मधुर प्याला पिलाने वाले ये कवि भी माने जाते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव था जिसका नाम पट्टी था। अर्थात इस पट्टी गांव में कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। इसके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको माता पिता के द्वारा बड़े ही प्रेम से बचपन में बच्चन नाम से पुकारा जाता था, और फिर धीरे धीरे ये इसी बच्चन नाम से प्रसिद्ध हो गए, अर्थात मशहूर हो गए, और लोग इन्हें बच्चन के नाम से पुकारने लग गए। उसके बाद में हरिवंश राय बच्चन ने 1938 में, उसके बाद में ले सकते हैं 1938 में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने, अब यहाँ पर देखिए कि 1938 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 38 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA किया। अर्थात इन्होंने 1938 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने MA किया, और MA करने के बाद PhD करके और ये 1952 यानी 1952 में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बन गए, और 1952 में इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये प्राध्यापक बन गए। प्राध्यापक बने। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद PhD करके 1952 में ये इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हो गए। अर्थात एक अध्यापक के रूप में इन्होंने सेवा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ती रही, और धीरे धीरे ख्याति बढ़ने के बाद कवि हरिवंश राय बच्चन 1926 में यानी 1926 में, यानी कि 1926 में हरिवंश राय की जो शादी वो श्यामा से हुई, यानी 1926 में इनका विवाह श्यामा नाम की लड़की से हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1926 में इनका विवाह श्यामा नाम की लड़की से अर्थात श्यामा से हुआ। ये श्यामा बाल्यकाल से ही रुग्ण थी अर्थात बीमार थी, और धीरे धीरे ये टीबी रोग से ग्रसित हो गई। और धीरे धीरे जब ये टीबी रोग से ग्रसित हो गई तो काफ़ी लंबी बीमारी के बाद, यानी काफ़ी लंबी बीमारी के बाद 1936 में यानी 1936 ईस्वी में 1936 में यहाँ पर श्यामा का निधन हो गया, अर्थात वह मर गई। जब यहाँ पर श्यामा की मृत्यु हो गई तो इस सांसारिक जीवन में कवि हरिवंश राय बच्चन नितांत अकेले पड़ गए, अर्थात ये अकेले हो गए। और 1941 में अर्थात 1941 ईस्वी में, अर्थात कह सकते हैं कि
1941 में कवि हरिवंश राय बच्चन ने पुनर्विवाह किया, अर्थात दूसरा विवाह कर लिया और बड़ी ही शीघ्रता से, तत्परता से इन्होंने सूरी नाम की लड़की से दोबारा शादी कर ली। अर्थात इनकी जो दूसरी पत्नी थी उसकी दूसरी पत्नी का नाम था सूरी और सूरी नाम की लड़की से इन्होंने विवाह कर लिया। इस तरह इनका जो जीवन था वो अभाव से ग्रसित होता रहा और अभाव से ग्रसित होने के बाद कवि हरिवंश राय बच्चन को अनेक प्रकार की सांसारिकतापूर्ण, पारिवारिक और उनके जीवन काल से संबंधित अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। धीरे धीरे यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन ने उन सांसारिकता और पारिवारिक समस्याओं से उबरकर इन्होंने अपना एक रचना कार्य प्रारंभ रखा तथा अपना अध्यापन जो कार्य ये कर रहे थे इन्होंने जारी रखा। और उसके बाद 1952 में, उसके बाद 1952 में, 1952 में इन्होंने क्या किया कि ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। अर्थात 1952 में ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। यहाँ पर हम ले सकते हैं इंग्लैंड, यानी कि कह सकते हैं कि ये विदेश चले गए। और 1952 में पढ़ने के लिए जब ये इंग्लैंड अर्थात विदेश में चले गए, वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, और वहाँ जाकर के इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यानी उस विद्यालय का जो नाम था वो था कैम्ब्रिज, इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने शोध कार्य प्रारंभ किया। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने शोध कार्य प्रारंभ किया। शोध कार्य से संबंधित है कि नए नए पहलुओं की खोज करना, अंग्रेजी साहित्य से संबंधित नई नई चीज़ों की जानकारी लेना आदि। ये इंग्लैंड में जाने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में शोध कार्य प्रारंभ कर दिया। और अंग्रेजी साहित्य में शोध कार्य प्रारंभ कर देने के बाद यहाँ ये काफ़ी समय तक रहे और 1955 में, यानी कि 1955 में, 1955 में जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने एक अंग्रेजी साहित्य के प्रति एक मिसाल कायम की। और अंग्रेजी साहित्य में एक मिसाल कायम करने के बाद ये 1955 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ये वापस आने के बाद ये भारत सरकार के द्वारा, यानी कि जब ये इंग्लैंड से वापस भारत में आ गए और भारत में आने के बाद भारत सरकार के द्वारा इनको विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई, अर्थात इनको नियुक्ति दे दी गई। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि 1955 यानी कि 1955 में जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने शोध कार्य पूरा कर लिया, तो शोध कार्य करने के बाद ये इंग्लैंड से पुनः भारत आ गए। और भारत आने के बाद भारत सरकार के द्वारा इन्हें विदेश मंत्रालय में, जो एक विदेश मंत्रालय था, वहाँ पर हिंदी विशेषज्ञ, यानी कि एक हिंदी विभाग का जो एक विषय विशेषज्ञ होता है, उस हिंदी विशेषज्ञ के रूप में इनको नियुक्ति दे दी गई और ये विदेश मंत्रालय में ये कार्य करने लग गए। उसके बाद कवि हरिवंश राय बच्चन धीरे धीरे ये अपने साहित्य रचना की ओर, अपने साहित्य साधना की ओर ये अग्रसर होते रहे। और साहित्य साधना की ओर अग्रसर होते हुए ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी ये चुन लिए गए। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये मनोनीत सदस्य के रूप में इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। और राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बन गए। और सदस्य बनने के बाद इन्होंने
अनेक प्रकार की अपनी साहित्यिक साधना करते रहे और 1976 में यानी 1976 यानी 1976 में इन्होंने 1976 में आपको दो चट्टानें यानी कि 1976 में इन्होंने दो चट्टानें उनके द्वारा जो रचित जो कहानी संग्रह था, काव्य संग्रह था, उसका नाम था दो चट्टानें। यानी कि 1976 में ये दो चट्टानें जो कविता संग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी कि इनका जो प्रमुख संग्रह था उस संग्रह को हम नाम दे सकते हैं कविता संग्रह। अर्थात दो चट्टानें इनका कविता संग्रह कविता संग्रह था। और उसके बाद 1968 में यानी 1968 में और 1968 यानी 1968 में ये साहित्य अकादमी, अब देखिए कि जो साहित्यिक दृष्टि से दिया जाने वाला जो कवियों को सम्मान है उस सम्मान का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हम ये कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अब नवाजा गया से तात्पर्य हम ले सकते हैं कि 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कवि हरिवंश राय बच्चन को दिया गया और उसके बाद अनेक जो साहित्यिक पुरस्कार जो राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो कवि हरिवंश राय बच्चन को दिए गए। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन का 18 जनवरी, उसके बाद कवि हरिवंश राय बच्चन का निधन 18 जनवरी 2003 में मुंबई में हुआ। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन का जो निधन था वो 18 जनवरी 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया, अर्थात ये दिवंगत हो गए। उसके बाद इनका जो प्रमुख जो परिचय था वो कवि परिचय था। अब इस कवि परिचय के बाद इनकी जो साहित्यिक साधना थी, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि साहित्य परिचय की दृष्टि से भी इन्होंने अनेक प्रकार की साहित्य साधना करते हुए इन्होंने समाज में द्वंद्वात्मक जो विषमताएं इन्होंने समाज में देखी। इन्होंने सामाजिक लोगों की पीड़ा को भली भांति हृदय से अनुभव किया और अनुभव करने के बाद अनेक प्रकार की पीड़ाओं से इनका मन जब कचोटता रहा तो इन्होंने अपनी उन्हीं साहित्यिक साधना के माध्यम से यहाँ पर अनेक प्रकार की जो काव्य रचनाएं की, जिसको हम ले सकते हैं साहित्यिक परिचय या साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय के आधार को लेते हैं तो यहाँ पर इसके 3 स्टेप बन गए बेटा। पहला स्टेप अपने पास में हो गया कवि परिचय, उसके बाद में इनका जो दूसरा स्टेप है वो है अपने पास में साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय को अगर हम आधार बनाते हैं तो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत यानी कि इनकी जो साहित्यिक यात्रा जो रही वो कैसे रही उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन काव्य यात्रा के प्रारंभ में यानी कि हम कह सकते हैं काव्य यात्रा के प्रारंभ में कवि हरिवंश राय बच्चन काव्य यात्रा के प्रारंभ में यानी कि जब ये काव्य रचनाएं करने लगे तो प्रारंभ में इन्होंने किस तरह एक साधना से उस काव्य का प्रारंभ किया और इस दौर में इनके द्वारा जो रचित प्रमुख रचनाएं थी वो फारसी के एक कवि थे, फारसी भाषा के कवि, फारसी भाषा के कवि जिनका नाम था उमर खयाम
जो फारसी भाषा के जो प्रमुख कवि थे उनका नाम था उमर खयाम, के जीवन दर्शन से ये बहुत प्रभावित रहे। यानी कि फारसी भाषा के जो ये कवि थे जिनका नाम था उमर खयाम, उमर खयाम की रचनाओं से, इनकी रुबाइयों से, इनकी गज़लों से ये कवि हरिवंश राय बड़े प्रभावित हुए और प्रभावित रह कर के इन्होंने अपना उनका जो पूरा जीवन दर्शन था उस पूरे जीवन दर्शन से ये बहुत प्रभावित होते रहे। और उनकी जो प्रसिद्ध, उसके बाद इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी, इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी जिसका नाम था मधुशाला। यानी कवि हरिवंश राय बच्चन की जो प्रमुख रचना है जिसका नाम है यहाँ पर मधुशाला, तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी मधुशाला थी, वो उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर ही इन्होंने लिखी थी। यानी कि फारसी भाषा के जो कवि थे उमर खयाम, इन्होंने अनेक प्रकार की रुबाइयाँ लिखी, गज़लें लिखी, कहावतें लिखी और इन्हीं रुबाइयों से ये प्रेरित हुए और प्रेरित होकर के इन्होंने मधुशाला जैसे काव्य संग्रह का निर्माण किया था। इसकी रुबाइयों से ये प्रेरित हुए और प्रेरित होकर के इन्होंने मधुशाला काव्य संग्रह का निर्माण किया था, कृति की रचना की। उसके बाद मधुशाला को जो कवि मंच था जो इनके द्वारा रचित यहाँ पर मधुशाला थी, इस मधुशाला को कवि मंच पर अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अर्थात हम कह सकते हैं कि मधुशाला से ये कवि अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए और इनकी जो काव्य रचना मधुशाला थी वो पाठक वर्ग के लिए, जन जागरण के लिए या जन हृदयों में इन्होंने एक स्थान बना लिया और मधुशाला जो काव्य कृति थी वो प्रसिद्ध हो गई। और मधुशाला काव्य कृति के साथ साथ स्वयं कवि हरिवंश राय बच्चन ये भी अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए और साथ ही साथ बच्चन काव्य प्रेमियों के ये लोकप्रिय कवि बन गए। अर्थात कह सकते हैं कि जो कवि और थे ये इनके प्रमुख प्रेमी बन गए, अर्थात ये उन कवियों में प्रसिद्ध हो गए। इसके साथ साथ इन्होंने अनेक प्रकार की ऐसी काव्य रचनाएं और लिखी जिसमें प्रतिभाशाली कवि होते हुए भी, क्योंकि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन बाल्यावस्था से ही प्रतिभाशाली थे और प्रतिभाशाली कवि होते हुए भी इन रचनाओं में, यानी कि कह सकते हैं कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, इनकी प्रमुख रचनाओं में इश्क, यानी कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें इश्क, पीड़ा, यानी कि लोगों के प्रति दुख और प्रेम, इश्क का अर्थ ले सकते हैं हम यहाँ पर प्रेम, अतिशयोक्तिपूर्ण कथन और अत्यधिक जो रूप था वो था अतिशयोक्तिपूर्ण कथन। ये इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने अज्ञात प्रियतम या अज्ञात प्रिय के प्रति प्यार आदि का भी, यानी कि कह सकते हैं कि अज्ञात प्रिय के प्रति इन्होंने अपने मन के प्रेम को, अपने मन में समाहित अंतः प्यार का इन्होंने भली भांति इजहार किया, यानी प्रेम का इजहार करना, ये इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन की अन्य अगर रचनाओं को अगर हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन इनकी रचनाओं से ये प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए और प्रसिद्धि को प्राप्त होने के बाद आगे चल कर के बच्चन जी ने गंभीर विषयों पर प्रौढ़ चिंतन युक्त रचनाएं लिखना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अर्थात यहाँ पर देखिए कि गंभीर विषयों पर, जो भी गंभीर सामाजिक जो विषय थे उन पर ये प्रौढ़ चिंतन करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया और प्रौढ़ चिंतन करने के बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो प्रौढ़ चिंतनता से युक्त इनकी प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध होती गई। और प्रसिद्ध होने के बाद यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन ये प्रमुख जन जन के कवि बन गए और जन जन के कवि बन जाने से
यहाँ पर इनको प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। उसके बाद यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन के तीसरे भाग को अगर हम लेकर के देखते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, वो कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर इसका तीसरा स्टेप अब शुरू होता है। तीसरे स्टेप में हम ले सकते हैं काव्य कृतियाँ। तीसरे स्टेप में हम ले सकते हैं काव्य कृतियाँ। अब काव्य कृतियों के अंतर्गत अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी, और इनकी प्रमुख रचनाओं में जो समाज की अंतर्द्वंदता थी वो किस प्रकार इन्होंने व्यक्त की। तो सबसे पहले हम इनके द्वारा जो रचित जिनसे इसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई उस रचना का नाम था मधुशाला। उसके बाद इनकी जो रचनाएं थी मधुबाला। कवि हरिवंश राय बच्चन की जो प्रमुख रचना थी उसका नाम मधुशाला था। उसके बाद में इनकी जो दूसरी काव्य कृति जो प्रतिष्ठित हुई वो थी मधुबाला। उसके बाद में मधु कलश। उसके बाद में आगे लेते हैं निशा निमंत्रण। ये यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम इनकी कवि रचनाओं को पढ़ते रहेंगे। उसके बाद हम ले सकते हैं एकांत संगीत। और उसके बाद में स्टेप को अगर लेकर देखते हैं सतरंगिणी। और धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि और रचनाओं की ओर अग्रसर होती रही। उसके बाद में इन्होंने विकल विश्व यानी कि संसार की पीड़ा को इन्होंने देखा, और संसार की पीड़ा को देख कर के विकल विश्व नाम की इन्होंने रचना रच डाली। उसके बाद खादी के फूल और फिर धीरे धीरे सूत की माला, मिलन, दो चट्टानें, वह आरती और अंगारे इत्यादि इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो प्रसिद्ध होती गई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उसको 4 खंडों में कवि बच्चन जी की जो एक आत्मकथा के रूप में थी वो विभक्त हुई, और बहुत सारी इनकी ऐसी अनुदित रचनाएं भी हैं, जो अनुदित पुस्तकें हैं जो कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित हैं। तो यहाँ पर हम कवि हरिवंश राय बच्चन के जीवन व्यक्तित्व से संबंधित पढ़ा। उसके बाद उनका जो साहित्यिक परिचय था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद इनका जो तीसरा स्टेप था काव्य कृतियाँ, ये यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जो एक हालावाद के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और उनकी काव्य रचनाओं का हम पूर्ण रूप से इनका अध्ययन करेंगे। आगे हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है जो कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है, जिसका नाम आत्मपरिचय है, अर्थात इस पाठ में कवि हरिवंश राय बच्चन ने 2 कविताओं का संग्रह लिया है। पहला आत्मपरिचय और दूसरा है दिन जल्दी ढलता है का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। उससे तब तक कवि हरिवंश राय बच्चन के जीवन से संबंधित उसके व्यक्तित्व और कर्तृत्व का आपको भली भांति अध्ययन करना है। धन्यवाद।